नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर। आपको दिखाते हैं जनसंख्या का धर्म काटा। पिछले 2 दशकों से जनसंख्या विस्फोट पर चिंताएं तो खूब जाहिर की गई, मगर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग ज्यादा हो गए और संसाधन कम पड़ते चले गए हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिलती, दुकानों में राशन नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती। इन सारी समस्याओं की जड़ में अगर कुछ है तो वो है जनसंख्या। और अब इसी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जब इसको लेकर बात चल उठी है तो फिर सियासत ने उठा लिया है इस मुद्दे पर अपना धर्म काटा। ये रिपोर्ट देखिए। राशन के लिए कतार लगाए चेहरे, रेलवे टिकट के लिए कतार लगाए चेहरे, मेट्रो में सीट के लिए कतार लगाए चेहरे, एटीएम के बाहर पैसे के लिए कतार लगाए चेहरे, बस अड्डे पर चेहरे, टैक्सी अड्डे पर चेहरे। यही चेहरे अब इस देश की सबसे बड़ी समस्या हैं, क्योंकि चेहरे ज्यादा हैं, संसाधन कम। 130 करोड़ की आबादी वाला देश बेहिसाब बढ़ते चेहरों से चीत्कार करने लगा है। यही वजह है कि अब आवाज उठने लगी है कि किसी भी सूरत में जनसंख्या नियंत्रण कानून हर हाल में सख्ती से लागू हो। असम के बाद यूपी में इसकी पहल शुरू हुई है। यूपी विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। इस कानून का मजमून ये है कि सरकार का जनसंख्या कानून जिसे मानना हो माने, जिसे नहीं मानना ना माने, लेकिन हाँ, जो 2 बच्चे ही अच्छे वाला कानून नहीं मानेगा वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेगा। उसे किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। देखिए, प्रयास यही होगा कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं। उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है। चुनाव से पहले बीजेपी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। जो दल या जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है उससे मेरा सवाल है कि आखिर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उस पे उनका क्या विचार है। लेकिन यूपी सरकार का ये कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस कानून पर यूपी में सियासत गर्मा गई है। सही बात यही है कि बीजेपी सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जब आप अपराध बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आदित्यनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए ये लोगों को गुमराह करने के लिए इधर और उधर की बातें कर रहे हैं। अकेले कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है कि योगी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है। करना कुछ नहीं है। सियासत अपनी जगह है, मगर जनसंख्या बनकर तेजी से बढ़ रहे ये चेहरे चिंतित करते हैं। अगर यूं ही जनसंख्या बढ़ती रही तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में बेहतरी तो यही कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम बगैर किसी भेदभाव के उठाए जाने चाहिए।
लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर अधर्म का ऐसा खुला खेल खेला गया जो सामने आया तो सन्न कर गया। भरोसा ही करना मुश्किल होने लगा कि प्रशासन की नाक के नीचे धर्मांतरण का घिनौना कांड हो रहा था। अफसोसनाक ये था कि धर्मांतरण उनका हो रहा था जो गरीब थे, मजलूम थे, बेबस थे, बेचारे थे। इनमें असहाय महिलाएं थीं, बेसहारा बुजुर्ग थे, अनाथ बच्चे थे और मुसीबत के मारे मूक बधिर थे। इन्हें रोटी का लालच दिया गया, छत का लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया। आप भी देखिए गुनाह का ये धर्म काटा। हर मजहब का मतलब है उसूल, ईमान, इंसानियत। लेकिन इसी मजहब की आड़ में कई बार रची जाती हैं साजिशें, किए जाते हैं गुनाह, बनाया जाता है शिकार मासूम, मजलूम और मुश्किल में फंसे इंसानों को। मजहब के नाम पर साजिश का ऐसा ही जाल बुनने वाले 2 आरोपी अब यूपी एटीएस के फंदे में फंस गए हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कमजोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। और बाद में ऐसे लोग, ऐसे भी ये भी चीज़ें प्रकाश में आई है कि ऐसे बच्चे जो मूक एंड बधिर हैं उनके घर वालों को भी धमकाया जाता है और वहाँ यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी एफआईआर भी कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि इस रैकेट ने अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसमें मुसीबत के मारे लोग, महिलाएं और मूक बधिर बच्चे तक शामिल हैं। और ये लोग अपना सालाना कॉन्क्लेव भी करते हैं और उसमें भी लोगों को, बाहर के लोगों को बुला के धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें पैसे देने का, नौकरी देने का, शादियों का लालच देके इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। धर्म परिवर्तन के इस काले खेल में शामिल मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से सटे आसपास के लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाते थे। कुछ लोगों को इनकी करतूतों का पहले ही पता तो लग गया था और अब गिरफ्तारी के बाद वो इनके काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें, वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नूह से, उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये गिरोह 2 जून को यूपी पुलिस का रडार पर आया था, जब गाजियाबाद के डासना में स्वामी यति नरसिंहानंद के आश्रम ये नाम बदल कर पहुंचे थे। मूल सूचनाएं जो हैं वो दासना गाजियाबाद में एक मंदिर में लोग छद्म नाम से घुस रहे थे। उनके गिरफ्तारी के बाद से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई और ये गाजियाबाद दासना की घटना 2 जून की है। हम लोगों ने इस चीज़ को डेवलप किया और जो उमर गौतम को बीच में 2-3 बार हम लोगों ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था और जब आवश्यक हुआ तब इनकी गिरफ्तारी कल की। चौंकाने वाली बात यह भी है कि धर्म परिवर्तन वाली साजिश के तार देश के बाहर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और फंडिंग के पीछे आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश व देश के तमाम अन्य राज्यों में चलाए जा रहे धर्मांतरण के इस अभियान में आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर एक अहम भूमिका में था। इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर ही एक बाकायदा अभियान चलाया जा रहा था। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी से पूछताछ के बाद अब बारी उन लोगों की है जो इस पूरे अभियान में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस अब टेरर फंडिंग के एंगल को खंगाल रही है कि कहीं आईडीसी का कनेक्शन इस धर्मांतरण के अभियान में आईएसआई से तो नहीं था। यूपी से 2 मौलाना की गिरफ्तारी के बाद ऐसे नेटवर्क पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है ताकि धर्म को सहारा बनाकर किसी की आस्था और जिंदगी से खिलवाड़ न किया जा सके।
इस गिरोह पर शिकंजे के बाद अब यूपी सरकार में मंत्री धर्म परिवर्तन कानून का विरोध करने वाले दलों पर हमला बोल रहे हैं। रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब ये तो हमारा वोट बैंक है, कहाँ आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में। पुलिस की माने तो आरोपी नोएडा के अलावा भी यूपी के कई शहरों में धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। हालांकि नोएडा में चलने वाला मूक बधिर स्कूल ऐसे दावों से इनकार कर रहा है। धर्म परिवर्तन के इस मामले को लेकर यूपी में नई जंग शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्म गुरु इसे मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं न कहीं एक मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं न कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। जो लोग पकड़े गए हैं उन पर आप उनका इन्वेस्टिगेशन करें और इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों पर ये कसूर आयद किया जा रहा है वो लोग भी बाइज्जत बरी होंगे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए कि किसी को भी हम उस वक्त तक मुजरिम नहीं करार दे सकते जब तक कि उसका अदालत में जुर्म साबित ना हो जाए। हालांकि मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन के खेल की कहानी बेहद डरावनी है। यूपी पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस काली कहानी के सारे किरदार सामने होंगे। लखनऊ से संतोष कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, नोएडा, आज तक। धर्म परिवर्तन के धर्म कांटे के बीच अब बात पंजाब में सियासी धर्म कांटे की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। केजरीवाल के निशाने पर आपसी कलह से जूझती कांग्रेस तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो पंजाब में सिख दांव भी खेलना चाहते हैं। वो इस कोशिश में है कि सिखों की भावनाओं के भार के सहारे वो पंजाब में सत्ता तक पहुंच जाएं। केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद कह देने से अगर कोई मुर्दाबाद हो जाता तो ये दुनिया मुर्दों की होती। लेकिन विरोध के स्वर और तख्तियों पर लिखी तलखियों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अमृतसर में स्वागत हुआ। अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट से निकले तो काले झंडे लिए हुए अकाली दल के समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। उनके काफिले के सामने ही नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक मंझे हुए राजनेता की तरह विरोध करने वालों के सामने से बगैर कुछ कहे गुजर गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पंजाब में चुनावी शंखनाद है। ये कवायद है पंजाब में सत्ता के सिंहासन पर नया चेहरा बनकर बैठ जाने की। जैसा देश वैसा भेष सिर्फ कहावत नहीं है, सियासी जमातें इस कहावत को आत्मसात किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में पंजाबियों की बात कर रहे हैं। आज तक पंजाब के लोगों को बरगाड़ी कांड में न्याय नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बरगाड़ी कांड के जो भी मास्टरमाइंड थे उनको सजा दिलाएंगे और पंजाब के लोगों को न्याय दिलवाएंगे। बरगाड़ी कांड एक ऐसा कांड था जिसने सिखों की भावनाओं को भीतर तक निचोड़ दिया था। कोई भी सिख गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान नहीं सह सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भावनाओं के सुलगते लोहे पर सियासी हथौड़ा दे मारा। साथ में इस बात का ऐलान भी कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री सिख ही होगा। एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। अरविंद केजरीवाल का ये दांव बहुत सधा और सुलझा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि सिखों के प्रदेश में सिखों के बगैर बात नहीं बनेगी और बात बनानी है तो हर वो पैतरा आजमाना है जो आम आदमी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सके। हाँ, इतना ख्याल जरूर रखा जा रहा है कि पार्टी की छवि ईमानदार बनी रहे। इसीलिए पूर्व आईपीएस विजय प्रताप कुंवर को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है।
अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल मची है। अकाली दल बीजेपी से बाहर है। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की कलह खत्म ही होती नहीं दिख रही। ऐसे में केजरीवाल मौके पर चौका मार देना चाहते हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के। किस लिए लड़ रहे हैं? कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है। लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले कर रही है। दिल्ली का बात कर रहा था जी, महल्ले क्लीन के खोल दी, फलाना कर दिया। कहाँ गई महल्ले क्लीन के इनकी? कहाँ गया इनका एजुकेशन सिस्टम? ये तो इकट्ठे होके आरएसएस के बंदे हैं दोनों। पहले बोला था ना, जो अन्ना हजारे जी ने आंदोलन शुरू किया था, किसने करवाया था? बीजेपी ने और आरएसएस ने। उसकी जो टीम के मेंबर है सारे। पंजाब में चुनावी चक्रव्यूह बहुत तेजी से रचा जा रहा है। अकाली, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने दमखम लगा रखा है। दिल्ली के बाद पंजाब ही वो सूबा है जहां आम आदमी पार्टी को संभावनाएं दिखती हैं। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। 6 महीने के बाद यूपी के साथ ही पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनडीए के सामने विकल्प बनाने के लिए एक बड़ा अब दांव चला जा रहा है। ये बड़ा दांव गैर कांग्रेसी दल आपस में मिलकर चल रहे हैं। कल शरद पवार के दिल्ली वाले घर में 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों की बैठक होनी है। माने ये जा रहा है कि इस बैठक में कुछ जानी मानी हस्तियां भी हिस्सा लेंगी। 1 दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और बैठक में कुछ बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी और रणनीति ये बनाया जाएगा कि एनडीए के सामने गैर कांग्रेसी विकल्प विपक्ष का कैसे मजबूत किया जाए। दिल्ली की सियासी लड़ाई अभी दूर है, लेकिन इसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। नए समीकरण साधे जा रहे हैं और उस चेहरे की तलाश हो रही है जो राष्ट्रीय फलक पर पीएम मोदी को चुनौती दे सके। विपक्षी दलों की इसी एकता के सूत्रधार बनने की तैयारी में हैं शरद पवार, जिन्होंने कल विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। कल पवार के घर पर राष्ट्र मंच की बैठक में 12 से ज्यादा नेता एकजुट होंगे। माना जा रहा है कि यहां कांग्रेस मुक्त तीसरे मोर्चे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस मुक्त विपक्ष एक मंच पर आता है तो आखिर चेहरा कौन होगा? क्या शरद पवार राष्ट्र मंच की एकजुटता के जरिए अपनी पावर बढ़ाने का दांव चल रहे हैं, या इसके पूरे प्लान के पीछे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं? ये चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सलाहकार रहे प्रशांत किशोर 1 हफ्ते में 2 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। इसके साथ राष्ट्र मंच के गठन में बीजेपी से टीएमसी में शामिल होने वाले यशवंत सिन्हा की अहम भूमिका है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता की जीत से क्षेत्रीय क्षत्रपों का उत्साह बढ़ा हुआ है और वो इस जीत के बाद बदले माहौल को मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। विपक्ष को साथ लाने की कवायद में ममता बनर्जी इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि चुनाव में जीत के बाद ममता कई मुद्दों पर सीधे केंद्र से मोर्चा ले रही हैं और बीजेपी नेता भी उन पर हमलावर हैं। हाईकोर्ट ने आज बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो स्मृति ईरानी ने इसे बंगाल सरकार के लिए शर्मनाक बताया। आज जो कोर्ट का निर्णय आया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं उनके प्रति। हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही हाल फिलहाल कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को इतना प्रताड़ित करे। राष्ट्र मंच का गठन मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए हुआ था और अब इसके सहारे तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है। अगर ऐसी कोशिश कामयाब होती है तो ये बीजेपी के सामने नई चुनौती होगी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। आज तक ब्यूरो। 2024 की तैयारी दरअसल ये तमाम क्षेत्रीय दल एक साथ मिलकर अभी से करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एनडीए के सामने एक मजबूत विपक्ष रखना जरूरी है ताकि 2024 में एनडीए को चैलेंज दिया जा सके और मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पा रही है।
आगे बढ़ते हुए कोरोना के खतरों को देखते हुए इस बार अमरनाथ यात्रा इस बार भी उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि भक्त ऑनलाइन बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे और आरती में भी हिस्सा ले पाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि कोरोना के आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा ऐलान किया गया है और इसी वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। लगा दी अमरनाथ यात्रा पर। इस बार भी कोरोना ने महादेव के भक्तों को टीस दे दी है। जी हां, लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा पर कोरोना का प्रहार हुआ है। तय किया गया है कि अमरनाथ यात्रा इस बार भी रद्द कर दी जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कोरोना को देखते हुए इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा प्रतीकात्मक होगी। सभी पारंपरिक रस्में पहले की तरह पूरी की जाएंगी। हमारे लिए लोगों का जीवन बचाना भी महत्वपूर्ण है। भक्त भले ही सीधे अमरनाथ यात्रा ना कर पाए, लेकिन वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। 28 जून से भोलेनाथ के भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि भक्त बाबा का आशीर्वाद ले सकें। इसके साथ ही बोर्ड ने सुबह और शाम बाबा अमरनाथ की आरती के लाइव टेलीकास्ट का भी इंतजाम किया है। उधर अमरनाथ यात्रा रद्द किए जाने के फैसले पर कुछ संगठन सवाल भी उठा रहे हैं, जिनकी दलील है कि एहतियात के साथ अमरनाथ यात्रा कराई जा सकती थी। हालांकि अमरनाथ यात्रा पर फैसला कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि भक्तों की सेहत पर कोई संकट ना हो। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात बारिश की करेंगे। पटना में मूसलाधार बारिश से सुशासन का दावा डूब गया है। ऐसी बारिश हुई कि पटना का राजीव नगर थाना डूब गया। तस्वीरें देखकर समझ में नहीं आ रहा कि थाने में पानी है या पानी में थाना है। देखिए पटना में कैसे हुआ बारिश से एक थाने का बुरा हाल। घुटने भर पानी और पानी में काम करते पुलिसकर्मी। ये बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाने की तस्वीर है। थाने में पानी ने मानो हमला बोल दिया हो। हर तरफ पानी। जहां पुलिस वाले बैठकर अपराध की गुत्थी सुलझाते हैं, वहां अब उन्हें आसमान से बरसे इस आफत की गुत्थी सुलझानी पड़ रही है। घंटों काम करने के बाद जहां पुलिस वाले आराम फरमाते हैं, वहां भी पूरा पानी भरा है। थाने की एंट्री गेट हो या थाने के अंदर का इलाका, बारिश का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो पटना की बारिश में नीतीश सरकार का सुशासन डुबकी लगा रहा हो। पुलिस को अपराध से लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अब लगता है कि उन्हें इस तरह के अनचाहे हमलों से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। डर तो लगता ही है, मेढक बिच्छू और सब तैरते रहता है। कठिनाई यही है कि देखिए चप्पल पहन करके हैं, पैंट मुड़े हुए हैं, काम तो करना ही है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। बिहार के समस्तीपुर की तस्वीर देखिए। झमाझम बारिश से समस्तीपुर के न्यू कॉलोनी में सुपा बाजार के पास भारी जल भराव हो गया। बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। समस्तीपुर में जल भराव सियासी मुद्दा बना हुआ है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि 15 साल में इस समस्या से निपटने पर कोई काम नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश में जल भराव शहर शहर की समस्या हो चुकी है। शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग में शायद कभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा सामने है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया ने योगासन किया, लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इस मौके पर सियासी आसन लगा बैठे। कांग्रेस नेता ने योग दिवस पर ओम और अल्लाह पर सियासी राग छेड़ दिया तो सियासत गर्मा उठी। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंच गई। देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब पूरी दुनिया योगासन में लगी थी, साधु संत योगासन कर रहे थे। मजहब की दीवारें गिराकर लोग आसन लगा रहे थे।
तो वहीं सियासत के खिलाड़ी इस मौके पर भी राजनीतिक आसन साधने में लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विवादों का मोर्चा खोला कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी योग और ओम के रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी उन्होंने रंग में भंग डाल दिया। वो बखूबी जानते थे कि इस ट्वीट पर जोरदार प्रतिक्रिया होगी। हुआ भी यही। योग गुरु बाबा रामदेव उनके ट्वीट पर आग बबूला हो गए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है। कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विवादों का आसन लगाया तो सियासत गर्मा उठी। बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हो गए। अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है, ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। देखिए, योग कहने से ये तो निश्चित है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी की शक्ति तो खत्म होगी, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है, जिनको वो अपनी जेब में समझते हैं, वो शायद इसको पसंद नहीं करते। पर आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के दिन ही खास तौर पर ऐसा बयान देते हैं जिससे हमारी साख को एक चोट पहुंचे। जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहां पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहां मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग है और योग के साथ सब लोग हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो योग दिवस पर अल्लाह और ओम की बात कही। जब उनकी इस बात पर फजीहत बढ़ी तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कांग्रेस को अभिषेक मनु सिंघवी के बयान ने दिन में तारे दिखा दिए थे। दोपहर बाद रणदीप सुरजेवाला को योग दिवस पर भगवान शंकर दिखाई देने लगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान लेकर ट्वीट चिड़िया तो सुबह 8:06 पर ही उड़ गई थी। दिन भर उनके इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं आती रही। सवाल उठते रहे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विवादों का ऐसा राजनीति आसन क्यों? भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोगों के लिए भले ही एक खास दिन हो, लेकिन बाबा रामदेव के लिए तो ये उत्सव की तरह है। हर बार की तरह इस बार भी बाबा रामदेव के निरामय योगग्राम में दिव्य और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साधकों ने योगासन के साथ ही साथ हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। योग से हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, मेंटल एक्सप्रेशन होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। एक व्यक्ति वामन से विराट बन जाता है। योगी व्यक्ति मंच पर बाबा रामदेव योग कर रहे हैं और सैकड़ों साधक उनका अनुसरण कर रहे हैं। और वह समाज में कोई भी योग आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा कर देता है। लाखों करोड़ों लोगों की संवेदनाएं उसके साथ एकात्म हो जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार के निरायम योगाश्रम में जैसे उत्सव का अवसर था और हर तरफ योग में रमे साधक। बाबा रामदेव की अगुवाई में सैकड़ों साधकों ने योग किया। ऐसे ऐसे करतब दिखाए जिसे देखकर लोग दांतों तले। इसको मास्टर करने में 2-3 बेड रेस्ट भी रहे हैं मेरे, काफी इंजरी भी हुई। जी 1-2 इंजरीज हुई थी, बट उसके बाद में कवर कर लिया था और मेरे को समथिंग 4 साल हो गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में बैचलर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 4 साल हो गए। तो जब ये योग भवन मिला, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। एक तरफ मुख्य मंच पर बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ योग के आसन लगा रहे थे, वहीं मंच के नीचे योग उत्सव की छटा बिखरी हुई थी। योगासन के बीच यज्ञ और हवन चल रहा था। जो यज्ञ को, योग को, आयुर्वेद को अपनाता है, ये केवल कहने मात्र की नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिकता है इसमें। जैसे कि कोई वैज्ञान के व्यक्ति, विद्यार्थी पूछे कि इस यज्ञ से होता क्या है, तो हमारे शास्त्र ने तो बताया है कि यज्ञ से जो है सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अपने मन को बुद्ध करो तुम, अपने मन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को शुद्ध करो तुम, अपने तन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को शुद्ध करो तुम, चंचल मन को। तन मन से ये पथ अपनाओ, योग दिवस ये पावन आयो, हम सबका है मन हर्षा, जगत चेतना। बाबा रामदेव के योग ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिव्य दृश्य दिखाई दे रहे थे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, जिसे देखिए वही योगासन में तल्लीन है। एक बार बाबा के साथ आकर के पसीना बहा करके देख, अपने आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा योग से क्या होता है। योग बोलता है, योग बोलता है। योगिक व्यायाम, योगिक आसन, योगिक प्राणायाम, ध्यान बोलता है। योग करने वाले का जीवन बोलता है। क्या बोलता है बोलो? जीवन बोलता है, योग बोलता है। बाबा रामदेव योग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि योग ही जीवन की पूर्णता है, क्योंकि इससे तन और मन दोनों की साधना होती है। शिविर में 4 नौजवानों का ये दल लगातार सूर्य नमस्कार से सबका ध्यान खींच रहा था। ये ग्रुप सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने में लगा था। 550 सूर्य नमस्कार। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। नहीं सच में लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये तो मुझे लगता है फिर एक अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। हाँ जी, रिकॉर्ड ही समझो। अभी मैंने लगाए थे, पिछले साल लगाए थे, 7 मिनट में 100 बार लगाए थे। योगाश्रम में योग हवन पूजन के साथ साधकों में ऊर्जा भरने के लिए संगीतकारों की एक पूरी टीम वहां मौजूद थी। कि योग दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए है कि योग आपके लिए किसी एक तस्वीर तक, किसी एक क्षण तक, किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इस ऊर्जा के साथ, इस उत्साह के साथ आप योग दिवस मनाएं। तो मंत्रोच्चार के बीच इस वक्त इस जगह का जो एम्बियंस है वो ऐसा है जो आपको ऊर्जा से भर देगा और आपको एक प्रेरणा जरूर देगा स्वस्थ रहने की। बाबा रामदेव के आश्रम में हर दिन सुबह 5 बजे से योग का कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन आज का दिन बाबा के लिए बहुत खास है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी जड़ों से जुड़ो और जड़ों तक पहुंचो, और जड़मूल से आप बीमारियों को, अपने रोगों को, दुखों को, दर्दों को, अंधेरों को आप उखाड़ फेंक सकते हैं। और उसके साथ में 2-3 बातें और जोड़ देता हूं। योग आत्मनिर्भरता का मंत्र है, आत्म प्रेरणा का, आत्म अनुशासन का, आत्म विजय का, आत्म स्पर्धा का एक ये पथ है। और इस बार की थीम रही है योगा फॉर वेलनेस। हम 1000 सेंटरों से शुरू करके 10,000 सेंटर भारत में और फिर पूरी दुनिया में पतंजलि वेलनेस के, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और भारत की इस सांस्कृतिक जो हमारी जीवन पद्धति है, आध्यात्मिक सनातन जीवन पद्धति है, इसके 1 लाख से ज्यादा केंद्र बनाने वाले।
बाबा रामदेव एक तरह से भारत में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। योग को घर घर पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव हर साल यूं ही पूरे दल बल के साथ योगासन करते हैं। संदेश यही है कि योग कीजिए, रोग भगाइए। हरिद्वार से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। योग दिवस पर जिससे जोमपन पड़ा उसने वो आसन किया। जल में, थल पर और पहाड़ों पर भी खूब आसन हुए। देश के बहादुर जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य नमस्कार किया। गलवान से पैंगोंग सो तक, जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा तक जवानों ने योग दिवस पर अपने कर्तव्यों के झंडे गाड़ दिए। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। कहीं पानी में योग, विश्व एक परिवार ने कहीं लोकल ट्रेन में योग, कहीं गंगा किनारे योग, तो कहीं नेताओं का योग। आम हो या खास, अमीर हो या गरीब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसे पूरी दुनिया ने योग दिवस मना लिया। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है।